फ्रेंड्स, अवेलेबल हूँ मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पूरी थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आपको इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितने मेथड्स हैं, क्या नीड है, सब कुछ आपको, मतलब पूरा गुडविल का चैप्टर मैंने इस सिंगल वीडियो में बना दिया है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गुडविल के बारे में इस सिंगल वीडियो के थ्रू। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। तो गुडविल में हमारा जो कंसेप्ट है वो थ्योरी विद न्यूमेरिकल, पूरी कंप्लीट स्टडी है। एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ एक ही वीडियो में दे दिया है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो एक वीडियो देखते हैं या लास्ट वीडियो देखते हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में दिया करूँ। तो इस वीडियो में मैंने स्टार्टअप लिया है गुडविल से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हम कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक जो इसमें कवर किए जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा गुडविल का। गुडविल में हम पढ़ेंगे मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। गुडविल का मीनिंग और डेफिनेशन क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द गुडविल के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने की नीड क्या है हमारी। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और इनके दोनों के फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन लेंगे बेस्ड ऑन द परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के जो वैल्यूएशन की जाते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। आपको जो पास्ट एडजस्टमेंट्स दी गई होंगी उसमें कौन कौन से वैल्यूएशन के मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों के ही। और उसके साथ साथ सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे विद न्यूमेरिकल। और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट भी, दोनों ही कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल। मतलब हर एक कंसेप्ट न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी सब कुछ इसी के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। पूरा गुडविल का चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखते रहें। मेरी गारंटी है आपको पूरा गुडविल का चैप्टर इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा और आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके बाद गुडविल के सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके एक वीडियो और बनाऊंगा, जिससे आप और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्टली बात करते हैं गुडविल के बारे में। गुडविल का मीनिंग और गुडविल की डेफिनेशन। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो जनरली हम सब नॉर्मली जानते हैं गुडविल क्या है। बेसिकली जितनी भी मार्केट में हम फेमस हैं, मतलब कोई भी पर्सन जितना फेमस होता है, दैट इज द गुडविल ऑफ दैट पर्सन। मीन्स मार्केट में जो आपकी पहचान है वो आपकी क्या है, गुडविल है। और इस गुडविल का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है बिजनेस में। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं गुडविल की, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रांड नेम्स हैं बहुत सारे, टाटा लिमिटेड हो गया, रिलायंस हो गया, समथिंग इस टाइप के इनकी क्या है, गुडविल है। अब ये किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो इन्हें उतने एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने एफर्ट्स हमें, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इनका नाम ऑलरेडी मार्केट में, इनकी गुडविल पहले से ही बनी हुई है। और हम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें प्रॉपरली मेहनत करनी पड़ेगी अपनी गुडविल को बनाने के लिए, और शायद बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उस लेवल तक पहुंचने में और बिजनेस को रनिंग में प्रॉपर लाने में। तो सेम प्रोसेस पे यहाँ बात करें तो बात करते हैं गुडविल के मीनिंग के बारे में। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which place on enterprises at an advantageous position due to which the enterprise is able higher profit without putting extra efforts।
गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप ना तो फिजिकली टच कर सकते हैं, जो आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। तो इस टाइप की एसेट्स है, इंटेंजिबल है, जो कि क्या करती है, एडवांटेजेस पोजीशन मिलती है किसी बिजनेस को। उसका एडवांटेज क्या मिलता है कि कोई भी मतलब बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज बिना मतलब ज़्यादा एफर्ट्स किए, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे अगर हमें बिजनेस करना है, तो मतलब कम एफर्ट्स करके भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी रखती है। मींस होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके सपोज एरिया में ही कोई शॉपकीपर ही हो, एक छोटे लेवल के बिजनेस की ही बात करते हैं, तो उस शॉपकीपर की ऑलरेडी या उस बिजनेसमैन की ऑलरेडी मार्केट में पहले से कुछ ना कुछ गुडविल है, तो उसके कस्टमर पहले से बने हुए हैं। अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने मार्केट में गुडविल बनाने के लिए। उसके कस्टमर पहले से बने हुए हैं, तो बिना एफर्ट्स करे भी प्रॉफिट ले सकता है। आपको अपने ब्रांड को, अपने शॉप को, अपने बिजनेस को मार्केट में लोगों तक पहुंचाने में, अपनी वैल्यू मार्केट में बनाने में टाइम लगेगा। तो वहां पर वो कम एफर्ट्स करके भी ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, और आपको ज़्यादा एफर्ट्स करके भी हो सकता है शुरुआत में उतना प्रॉफिट ना मिल पाए। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ गुडविल। गुडविल की मार्केट वैल्यू का ये प्लस पॉइंट रहता है आपका। तो अगर हम बात करें तो एज पर द लॉर्ड मैकक्लेटन के हिसाब से गुडविल की डेफिनेशन दी गई है। गुडविल इज अ वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। It is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business. It is an attractive force which bring in customers. It is one thing which distinguish an old establishment business from a new business at its first start. देखिए बेसिकली इन्होंने वही कहा है कि गुडविल को डिस्क्राइब करना बहुत इजी है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, ईजिली डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट गुडविल को डिफाइन करना कि गुडविल एक्चुअल में है क्या, कैसे पता लगे क्या गुडविल, मतलब क्या एडवांटेज मिल रहा है गुडविल का, रियलिटी में क्या इफेक्ट्स है, वो चीज़ें डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बेनिफिट होते हैं। देखिए एक अच्छे नाम का, एक रेपुटेशन का किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स होता है कस्टमर के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए। मतलब एक नाम जो गुड नेम पहले से मार्केट में चल रहा है, वहाँ कस्टमर खुद अपने आप आना शुरू हो जाता है। पब्लिकली जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है, माउथ पब्लिसिटी बहुत होने लगती है, तो वहाँ पर कस्टमर को मतलब अपने बिजनेस के लिए कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मतलब जो पुराने बिजनेस हैं उनके पास ही बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है एक पुराने बिजनेस और नए बिजनेस में। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो यही है कि दोनों की गुडविल में बहुत डिफरेंस होता है। कि पुराना बिजनेस पहले से कुछ ना कुछ गुडविल मार्केट में है, और जबकि नए बिजनेस की मार्केट में कोई गुडविल नहीं है। तो नए बिजनेस को स्टार्टअप करने में बहुत टाइम लगता है, और पुराने बिजनेस को जो है रनिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत ईजिली वर्किंग करता रहता है। तो देखिए बात आती है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या होते हैं गुडविल के। तो सबसे पहली बात करें, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट does not have physical existence, hence it can not be seen or touched। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स होने की वजह से इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट मीन्स दैट ना तो आप इसे टच कर सकते हैं, ना आप इसे देख सकते हैं। इट्स अ नॉन फिजिकल एसेट, जिसको आप रियलिटी में नहीं देख सकते, बट इसका एडवांटेज बिजनेस को मिलता रहता है। सेकेंड फीचर की मैं बात करूं, इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एन एंटरप्राइज, thus it is realizable value when business is sold। देखिए इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट होती है बिजनेस एंटरप्राइज से, और इसका एडवांटेज तब मिलता है जब हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं। उस टाइम पे इसकी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है। जब हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं तो सिंपल सी बात है, पुराने रनिंग बिजनेस को परचेज करने में
किसी भी नए बिजनेसमैन को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि पुराने बिजनेस की एक गुडविल पहले से मार्केट में बनी हुई होती है। तो जब भी आप रनिंग बिजनेस स्टार्ट मतलब सेल करते हैं, कोई भी रनिंग बिजनेस को सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर इसका एडवांटेज मिलता है हमें। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ये हमें हायर प्रॉफिट अर्निंग के लिए हेल्प करती है, इसके थ्रू हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। It is an attractive force which brings in customer regularly to place the business, to the place of business। देखिए ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि वो बार बार उस बिजनेस पर मतलब उस बिजनेस में आए और अपने प्रोडक्ट को जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है उसे परचेज कर सकें। क्योंकि एक पहले से जो आपने नाम बनाया हुआ है, तो वो क्या होता है कि जब भी उन्हें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही जाना पसंद करते हैं जहाँ से उन्हें पहले से सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत बार ये होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट लाना है पर्टिकुलर, तो सपोज वो प्रोडक्ट मार्केट में आपके आसपास भी सपोज 10 शॉप्स हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर शॉप है या जिससे आप रेगुलर लाते हैं और आपको पता है कि उसके रेट्स भी बेस्ट हैं, उनकी क्वालिटी भी बेस्ट है, तो हम हमेशा उस प्रोडक्ट के लिए वहीं जाना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि कस्टमर अपने आप ऑटोमेटिकली रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो जाता है, अच्छे गुडविल का फायदा ये मिलता है। It comes into existence due to various factors such as locational advantage, favorable contract, brands, trademark, patents, market reputation, etc. देखिए खाली एक ही फैक्टर नहीं होता, किसी भी चीज़ की गुडविल के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है लोकेशनल एडवांटेज, कि हो सकता है आपकी शॉप ऐसी लोकेशन पे हो, मतलब आपका बिजनेस ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक ऑटोमेटिकली आती हो, तो आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है कि पब्लिक ऑलरेडी वहाँ पर ज़्यादा आती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई शॉप अपने या कोई भी बिजनेस अपने घर के आसपास किसी कॉलोनी में खोलते हैं और एक वही बिजनेस आप मार्केट में खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिले तो नहीं मिलता है, तो लोकेशनल एडवांटेज भी मिलता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि आपके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, तो उनके बेस पे भी फ़र्क होता है। ब्रांड्स पर डिपेंड करता है आप किस टाइप के ब्रांड्स को डील कर रहे हैं। ट्रेडमार्क्स पर फ़र्क पड़ता है, ट्रेडमार्क्स आपका क्या है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पेटेंट्स होते हैं, आपके पास पेटेंट्स हैं या किस चीज़ का आप गुड सोल्व कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का फैक्टर होता है। और मार्केट रेपुटेशन होती है कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। These are the factors which are affecting to the goodwill. Next, value of goodwill is subjective as it is depend on the assessment of the buyer. देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर ये कह सकते हैं रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है, और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करी जाती है जब इनका असेसमेंट किया जाता है, उस पर ही डिपेंडेंस रहती है। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर देखिए हम पार्टनरशिप में बात करें तो इसका वैल्यूएशन करने का मतलब जो बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर कि ये जो है वैल्यू जो है वो मतलब प्रॉफिट जितना सेक्रीफाइस किया जाता है पार्टनर के थ्रू। कोई भी पार्टनर जो अपना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी होगा, हम पार्टनरशिप में जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। तो जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसने जितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया होगा तो उसका शेयर निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास फीचर्स थे। अब देखिए बात आई है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। हमने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा कि इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स की बात करूँ तो टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली इस वर्ल्ड में अवेलेबल हैं एसेट्स जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, कैश हो गया। इस टाइप की जो एसेट्स हैं जिन्हें फिजिकली टच किया जा सकता है, फिजिकली देखा जा सकता है, इस टाइप की एसेट्स को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। दे कैन बी सीन एंड टच, इन्हें आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर,
एक्सेट्रा। कुछ भी इस टाइप के एसेट्स हैं तो वो आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो मैं इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन एसेट्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मीन्स आप उन्हें ना तो टच कर सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन एंड टच, उन्हें ना तो देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है। इस टाइप की एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जिसमें आपकी गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। गुडविल को भी आप नहीं देख सकते, पेटेंट्स को भी देख सकते, ट्रेडमार्क को नहीं देख सकते। ये सब चीज़ें जो हैं ना तो देखी जा सकती हैं ना ही टच की जा सकती हैं, लेकिन इनका एडवांटेज बिजनेस में बहुत होता है। तो इस टाइप के एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है AS26। AS26 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 26 इशू किया गया था, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड इंटेंजिबल एसेट्स एज फॉलो। तो देखिए AS26 जो है वो क्या कहता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। एन इंटेंजिबल एसेट्स इज एन identifiable non-monetary assets without physical substance held for use in the production or supply of goods or service for rental to other or for administrative purpose। एक intangible assets जो है वो आपकी इस टाइप की एसेट्स होती है जिसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो नॉन मॉनेटरी मतलब एसेट्स है आपकी, और साथ ही साथ ये प्रोडक्शन में यूज़ होती है या सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज़ होती है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए यूज़ होती है, और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम में आती है। तो इस टाइप की एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल की हम बात करें तो गुडविल का नेचर कैसा है? इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज amortized over its useful life. Accounting Standard 26 AS26 intangible assets prescribe that goodwill should not be accounted in the books of account unless consideration is paid for it. Therefore, self-generated goodwill is not accounted in the books of account, whereas purchase goodwill is accounted. It is not accounted because its value is subjective and is not evidenced by payment. Amount does not exchange hand, and on the other hand purchase goodwill is accounted being evidenced by payment। देखिए नेचर ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ गुडविल जो है वो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इट इज वैल्यूएबल एज इंटेंजिबल एसेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और इट इज एमोटाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और इसको ईयर टू ईयर जैसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पे लगाया जाता है डेप्रिसिएशन, बट जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो डेप्रिसिएट नहीं होती, वो ईयर टू ईयर एमोटाइज्ड होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर एमोटाइजेशन यूज होता है, तो इसको जो गुडविल है उसको इसकी लाइफ के अंडर में जो भी पर्टिकुलर लाइफ इसकी रहेगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको एमोटाइज करते चले जाते हैं। और एमोटाइजेशन के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स जो है गुडविल है उसको बुक्स में अकाउंटेड नहीं किया जाता। उसका भी एक रीजन बताया गया है बेसिकली क्योंकि इसके लिए कोई कंसिडरेशन पेड नहीं करी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर दो टाइप की गुडविल आती है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि परचेज गुडविल को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए भी एक रीज़न है, क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका कोई पेमेंट का एविडेंस नहीं होता है, वो एक सब्जेक्टिव वैल्यू होती है। और जो हमारी परचेज गुडविल होती है, क्योंकि वो हमने खुद ने परचेज करी थी उसके लिए हमने पेमेंट दी होती है, तो पेमेंट देने की वजह से उसको यहाँ पर एक एविडेंस होता है उसके पेमेंट का, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट में आपकी परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होगी, मतलब बुक्स में आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस बात को स्पेशली आपको ध्यान रखना है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें नेचर के बाद बात आती है हमारी नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। नीड क्या है, क्यों हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, बेसिकली उसकी नीड क्या है। नीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है सीबीएसई ने उनकी पैटर्न चेंज किया, तो वहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो इस बात को भी ध्यान रखें, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कब कब जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। किसी भी टाइप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके अगर चेंजेस आते हैं तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, न्यू पार्टनर जब भी एडमिशन होगा तो उस केस में भी आपको यहाँ पर गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट टाइम कब जरूरत पड़ेगी, जब आप रनिंग बिजनेस को, अपने पार्टनरशिप फर्म को रनिंग में ही, मतलब चलते हुए बिजनेस को ही सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल के कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आती है व्हेन 2 और मोर फर्म्स एमलगुलेट, जब दो अलग अलग फर्म एमलगुलेट होकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनने जा रही है, दो फर्म मिलकर के एक नई फर्म बनने की तैयारी में होते हैं, तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है बात, व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट होगी तो भी आपको इसका वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी हमें गुडविल वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। तो ये हमारे रीजंस थे कब कब हमें किस किस वजह से गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस बिजनेस का मैनेजमेंट जितना बेस्ट होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। सेकंड आता है फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी फेवरेबल लोकेशन पे बिजनेस होगा उसको उसके गुडविल का भी एडवांटेज मिलेगा, लोकेशन का भी एडवांटेज मिलता है। फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स, इसके जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके थ्रू बिजनेस ज़्यादा आएगा, तो सिंपल सी बात है फेवरेबल कॉन्टैक्ट भी अपने आप में गुडविल को इफेक्टिव करता है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बिजनेस स्टेबल होता है या जितना पुराना बिजनेस होता है उसके गुडविल और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, जिस बिजनेस में पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो पेटेंट्स का हमें फ़ायदा मिलता है कि कोई सेम टाइप के प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाता है, या सेम हमारे टाइप के प्रोडक्ट को कोई भी बनाएगा तो उस पर हमारे पास पेटेंट राइट्स होते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू सप्लाईज। सप्लाईज को जो भी एक्सेस होंगे, जितनी ज़्यादा सप्लाईज आपकी रहेगी उतना बेस्ट रहेगा। क्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, जितनी बेस्ट क्वालिटी देंगे तो सिंपल सी बात है हर कोई क्वालिटी चाहता है। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो सिंपल सी बात है आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें मार्केट की सिचुएशन देख करके भी बिजनेस करना चाहिए। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, उस बिजनेस को जिसको आप कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, उस रिस्क की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस की गुडविल पर। अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है बिजनेस में अलग इफेक्ट आता है, रिस्क कम होते हैं तो अलग इफेक्ट्स आते हैं, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द बिजनेस भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, आप किस टाइप के बिजनेस को रन कर रहे हैं, सर्विस बिजनेस है या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, पुरानी परफॉर्मेंस, आपने अब तक जो बिजनेस रन करते हुए आ रहे हैं ईयर टू ईयर, आप कैसा आउटपुट दे रहे थे, कैसी क्वालिटी दे रहे थे, वो सारी चीज़ें भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अदर फैक्टर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो है आफ्टर सेल सर्विस। बहुत सारी कंपनी सेल के बाद सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से भी लोग उनके प्रोडक्ट जल्दी खरीदते हैं। दूसरा आता है गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन जिनके होते हैं उनके भी जो है प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होती है, वो रेफर भी कर देते हैं अपने जानने वालों को, इसका भी बड़ा फैक्टर्स मिलता है। एंड गुड लेबर रिलेशन, लेबर के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो सिंपल सी बात है आपके एम्प्लॉयज़, आपके लेबर्स अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल के। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस टाइप के है, हालांकि हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। दो टाइप की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले लेते हैं परचेज गुडविल के बारे में।
परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन पेड इन कैश और काइंड। देखिए परचेज गुडविल वो गुडविल है जो कि फर्म एक्वायर करती है किसके थ्रू, कंसिडरेशन के थ्रू। कंसिडरेशन मींस फर्म जो है इस गुडविल को किसी भी टाइप की पेमेंट के थ्रू, मतलब इसे परचेज करने का काम करती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हम इसको पेमेंट करके खरीदते हैं, चाहे वो कैश पेमेंट करें, चाहे उसकी जगह एसेट्स दें, चाहे चेक हो, कुछ भी हो सकता है गुडविल को परचेज करने के लिए। तो परचेज गुडविल कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ, व्हेन अ बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। सपोज आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं और जो उसकी परचेज कंसिडरेशन है, मीन्स जो परचेज का प्राइस रखा गया है उसका, वो उसकी नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करने के बाद जो नेट एसेट्स उसकी बचती है, बिजनेस की जो वैल्यूएशन बचता है, उससे अगर ज्यादा आता है तो उसमें जो डिफरेंस आया है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। वो आपका जो डिफरेंस आया है वो क्या है, परचेज गुडविल है। नेक्स्ट बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। जैसे नॉन परचेज गुडविल भी कहा जाता है और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज अर्न बाय द एफर्ट्स of the management or partners. It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors that are running business process due to which is able to earn higher profit. देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया गया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी गुडविल है, जो कि परचेज नहीं करी जाती किसी भी टाइप की कंसिडरेशन के थ्रू, बल्कि ये अर्न करी जाती है एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्टनर्स और मैनेजमेंट के एफर्ट्स के थ्रू ये अर्न करी जाती है। ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, मतलब बिजनेस ने खुद जनरेट करी है और ये अराइज होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स के थ्रू जो कि रनिंग बिजनेस को प्रोसेस करते हैं और हायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एबल करते हैं, ताकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। फीचर्स लेंगे हम परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। तो फर्स्टली बात आती है फीचर ऑफ परचेज गुडविल। परचेज गुडविल के फीचर क्या क्या है? इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस। ये कब अराइज होगी? जब बिजनेस परचेज होगा, अदरवाइज ये अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज द सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि इसके लिए कोई ना कुछ कंसिडरेशन हमने पे करी है, तो इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब अकाउंटेड किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इट इज शो इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट्स भी शो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज ascertained व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल तो एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है, बट इसका जो वैल्यूएशन होता है वो तब होता है जब परचेजर और सेलर दोनों ही उसके वैल्यूएशन के लिए एग्री होते हैं। मींस परचेजर जो है उतनी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जितना कि सेलर डिमांड कर रहा है, तभी वैल्यूएशन फाइनलाइज होता है इसमें। नेक्स्ट है इट इज अमोर्टाइज्ड at the earliest but not later than its useful life। ये जो है amortize कर ली जाती है जल्द से जल्द, क्योंकि यूजफुल लाइफ के बाद इसको amortize नहीं किया जाता। AS26 intangible assets prescribe that normally intangible assets should be written off within 10 years। जो AS26 कहता है वो ये कहता है कि जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं नॉर्मली उनको विदिन 10 ईयर्स amortize कर देना जरूरी है, हो जानी चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है परचेजर की एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर प्रॉफिट को लेकर के। अगर परचेजर को लगता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को परचेज करके मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा मुझे इस बिजनेस से, तो ही वो उसको परचेज करना पसंद करता है, अदरवाइज गुडविल परचेज नहीं होती है। जब बिजनेस परचेज नहीं होगा तो गुडविल परचेज नहीं होगी, तो कंसिडरेशन उस पर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट बताती है फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। इनके क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज द इट इज जनरेटेड जनरली ओवर द ईयर्स। ये जो है इंटरनली जनरेट होती है ओवर द ईयर्स, मतलब रेगुलर वर्क करने के बाद कई सालों के बाद ये वो होती है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस। इसका जो वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट है, वो भी वैल्यूअर पर डिपेंड करता है और इसको मतलब कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। Accounting Standard 26 prescribe that self-generated goodwill is not accounted as an asset, not accounted in the books of account। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एज अ एसेट्स, कोई एसेट्स नहीं है, वो अपने आप में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स नहीं होती है और इसको बुक्स में एज अ मतलब अकाउंट्स में एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ एसेट शो भी नहीं किया जाता, ना ही अकाउंटिंग इसकी करी जाती है। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है ये जानना चाहते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये है अमित डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री श्याम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेबल बाय चेक। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर। देखिए अमित डेली नीड्स जो है वो उन्होंने एक बिजनेस परचेज किया है श्री श्याम का और कंसिडरेशन बताई गई है 5 लाख रुपीज़ और जो पेमेंट है वो बाई चेक हो रही है और इनकी जो एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करी गई हैं वो ये लिस्ट दी गई है एसेट्स और लायबिलिटी की, कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज हमने टेक ओवर करी है इन 5 लाख रुपीज़। आपको इसकी जनरल एंट्रीज बना करके फाइनलाइज करनी है। देखिए सिंपली समझिएगा 3 एसेट्स है हमारे पास, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 750 एंड डेटर्स 1,50,000। एंड लायबिलिटीज की अगर बात करी जाए तो क्रेडिटर्स है 520 के, सैलरी पेबल है 75,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 15,000 के। ये हमें वैल्यू दी गई है। तो बिजनेस कंसिडरेशन कैसे निकाली जाती है, नेट एसेट्स कैसे निकलती हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। अदरवाइज हम इसकी डायरेक्ट जनरल एंट्री बना सकते हैं और उस जनरल एंट्री के बिहाफ पे भी हम कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री की बात करूँ मैं तो सबसे पहले आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000 एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज़। ठीक है जी। इसके बाद जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगी और 5 लाख की कंसेशन डालने के बाद हमारे पास गुडविल का डिफरेंस आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्रेडिटर्स आ गए 520 के, सैलरी पेबल आ गई 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए 15,000 और हमने क्योंकि 5 लाख में बिजनेस परचेज किया था तो 5 लाख रुपीज़ लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। दोनों साइड का डिफरेंस निकाला गया, जो बैलेंसिंग वैल्यू आई है वो गुडविल में आ जाएगी 2 लाख रुपीज़, क्योंकि डिफरेंस डेबिट आ रहा है इट मीन्स द एसेट इज गुडविल। तो for the business of the Sham acquired for a net consideration of 5 lakh rupees and 2 lakh rupees being towards goodwill। यहाँ पे 2 लाख रुपए की गुडविल है और 5 लाख में बिजनेस टेक ओवर किया गया है। इसका फिर पेमेंट दिखा देंगे। श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक चेक हमने इशू कर दिया शिवम के लिए और ये बिजनेस हमने परचेज कर लिया। दैट गुडविल इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। जो हमने किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करके गुडविल हमने खरीदी है उनसे, दैट गुडविल इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। तो ये हमारी परचेज गुडविल का कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है कि हमारे गुडविल को वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हम मेथड्स की बात करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड दिए गए हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद बात आती है सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद बात आती है कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं
एज वेल एज सिलेबस। तो हम यहाँ पर इन 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला लेते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की मैं बात करूं तो अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड while calculating normal business profit or future maintainable profits on the basis of past years. Any abnormal gain is excluded by deducting from, and any abnormal loss is included by adding to the past profits. देखिए इस मेथड में कह रहे हैं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो कि नॉर्मली बिजनेस रन करते वक्त हमें होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो जाती हैं बिजनेस में, कि पर्टिकुलर किसी ईयर में आपको लॉस हो गया, पर्टिकुलर किसी ईयर में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो उन सब चीज़ों को साइड में रखने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेना है जो कि फॉर्म मतलब बिजनेस ने अर्न किया है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें जो बिजनेस प्रॉफिट लिया जाता है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, जिसे हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे। उस प्रॉफिट को लेकर के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी टाइप का एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया है तो उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, और एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो पास्ट ईयर में उसको वापस ऐड कर लिया जाता है। उसके बेस पे से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं टोटल ऑफ गिवन प्रॉफिट, जो भी जितने साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है वो लेने हैं, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उन्हें नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है। देन हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। गुडविल इक्वल्स टू होते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप इस को पर्टिकुलर कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को अपने पास नोट जरूर कर लें, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम्स कम से कम आए। तो गुडविल बताया गया है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल के कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब बात आती है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज है? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर व्हिच द फर्म लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। ये कहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज से मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स जिनमें फर्म जो है सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है अगर ओनरशिप चेंज हो जाए, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हुए हैं, उनके बेस पर आपको लगता है कि अगले 2 साल तक बिजनेस का प्रॉफिट मेंटेन रहेगा चाहे ओनरशिप चेंज भी हो जाए, तो उसको यहाँ पर रखा गया है नंबर ऑफ ईयर परचेज की कैटेगरी में कि कितने साल तक वो प्रॉफिट मेंटेन रहने की पॉसिबिलिटीज है ओनरशिप चेंज होने के बाद। दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट बात आती है इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 2 ईयर परचेज लेनी है और 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च ऑफ द फर्म 2015 में 50,000, 2016 में 70,000, 2017 में 90,000। ये आपको प्रॉफिट दिए हैं, आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट की मैं बात करूं तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 50,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, तीनों का टोटल हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 70,000 रुपीज। और 70,000 आने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं 2 ईयर्स, तो हम 70,000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो गुडविल आ जाएगी 1,40,000। That is the goodwill valuation through simple average profit method। बहुत ध्यान से समझिए, आपको जितने भी साल का प्रॉफिट गिवन होगा, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, उन सभी प्रॉफिट्स को आपको ऐड करना है जितना का भी एवरेज। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में आपको क्लियर कर दूं, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा, ईयर्स के प्रॉफिट तो दिए होंगे 5 इयर्स के, लेकिन आपसे कहा जाएगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट्स, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा
कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने साल का एवरेज लेने के लिए कहा गया है। बहुत बार एक चीज और भी आ जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट तो दे दिए जाएंगे, 4th ईयर का प्रॉफिट आपको नीचे स्टेटमेंट में देकर के ऊपर बैलेंस शीट में गिवन होगा, या बैलेंस शीट में गिवन होगा तो आप उससे 4th ईयर का वहां से ले लेंगे, या फिर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर किसी ईयर में लॉस दे दिया जाए। अगर किसी ईयर में पर्टिकुलर लॉस दिया जाएगा तो वो अमाउंट यहाँ प्लस होने की जगह माइनस हो जाएगी। इस बात को भी स्पेशली ध्यान रखना है, तभी जाकर के क्वेश्चन करेक्ट होगा। और बाकी जब आप करेंगे तो आप ट्राई करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनसे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज मेथड जो है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, इट इज द मेथड अंडर विच वेट इज असाइंड टू ईच ईयर। Normal business profits for each year is multiplied with the assigned weight to determine the value. Weighted profit, इसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, weighted profit as well as the weight are total। देखिए इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली हर ईयर में कुछ ना कुछ, मतलब हर ईयर में एक ना एक वेट जो है वो असाइन किया जाता है, हर ईयर को एक वेट दिया जाता है। और इस प्रॉफिट का मतलब जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसकी मल्टीप्लाई कर ली जाती है उस असाइन वेट से, और वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसको हम वेटेड प्रॉफिट या प्रोडक्ट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद वेटेड प्रॉफिट जो निकल के आता है उसके साथ साथ हम वेट का भी टोटल करते हैं, और फिर जो है हम फॉर्मूला लगाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। एंड देन गुडविल का फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वही नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगे किस टाइप से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बात आती है, सपोज वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें एक वेट का कंसेप्ट और ले लेते हैं कि हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट सेम दिए होंगे 50, 70, 90, और हमें साथ में बता दिया है कि गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है अगर वेट 2015 में 1 हो, 16 में 2 हो और 17 में 3 हो। तो ये आपको वेट दिए गए हैं, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ईयर्स ले लिए, देन प्रॉफिट उनकी मल्टीप्लाई करनी थी वेट से, तो हमने वेट का कॉलम बनाया और मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया। और हमें टोटल करना था किस किस चीज़ का, एक तो वेट का और एक प्रोडक्ट का, तो हमने वेट और प्रोडक्ट दोनों का टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो आप इससे कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास गुडविल कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, दैट इज 76,667 इंटू 2 1,53,334। तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में और सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको वेट दिए होंगे, प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को हमें डिवाइड करना है वेट से, देन हमें एवरेज निकालना है, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए यहाँ तक की बात हो गई, ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे। अब बात आती है, जैसे कि इसमें बात चल रही थी नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट मींस आपको किसी भी टाइप का एबनॉर्मल लॉस और इस टाइप की चीज़ें नहीं लेनी है। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा जब आपकी पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हों। तो देखिए किस किस टाइप की पास्ट एडजस्टमेंट्स आएंगी और हमें उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहला काम आपको करना है, आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके बारे में कहा गया। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट और द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर एज फॉलो, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले लेना है प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको पास्ट ईयर का गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का जो भी प्रॉफिट गिवन है वो लेना है। देन उसमें ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है,
एबनॉर्मल लॉसेस, किसी टाइप का लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, किसी भी टाइप का एबनॉर्मल लॉस आपके बिजनेस में हो गया हो जिसको रेगुलर होने के कोई चांसेस नहीं हैं, वो बाई चांस हो गया है, तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमें ऐड करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स सिंस इट इज नॉर्मल बिजनेस, इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हमने कोई एसेट सेल करी, हमें हमारा कोई फर्नीचर मशीन या कोई भी चीज़ खराब हो गई, उसको हमने सेल किया फिक्स एसेट्स को, और उसकी वजह से हमें लॉस हो गया। हर साल थोड़ी ना हम इस टाइप के बिजनेस को मतलब एसेट्स को सोल्ड करेंगे और हर साल ही हमें लॉस होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जिस भी ईयर में ऐसा लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में उसको ऐड कर लिया जाएगा। थर्ड कंसेप्ट आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया हो या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया हो तो दोनों को प्लस करते हैं, दोनों में से जो भी दिया होगा। मतलब इट वुड सिंस इट वुड हैव रिड्यूस द प्रॉफिट, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है। क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा देंगे आप ट्रेडिंग में तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा, या क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस, सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस हैं, जिनके फ्यूचर में होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, तो इस टाइप के एक्सपेंस को भी यहाँ पर माइनस कर लिए ऐड कर लिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चेंज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरीके से मान लिया गया हो, सपोज हमने कोई मेजर रिपेयरिंग करवाई हो और उस रिपेयरिंग को, क्योंकि स्मॉल रिपेयरिंग होती है तो या माइनर रिपेयरिंग होती है तो वो तो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर आप कोई मेजर रिपेयर करवा रहे हैं, मेजर रिपेयर मतलब आपकी किसी मशीनरी में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको मेजर लेवल पर आपको रिपेयरिंग करवानी पड़ रही है, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है तो उसको भी वापस करेक्ट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना जरूरी हो जाता है। तो ये आपकी वो आइटम्स हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिट टू परचेज अकाउंट, रिपेयर भी हो सकती है या कोई परचेज मशीन की हमने करी और वो परचेज अकाउंट में डेबिट हो गई, तो इस टाइप की कोई भी ट्रांजेक्शन होंगी तो वो सारी की सारी आपकी ऐड होती चली जाती हैं। ऐड होने के बाद बात आती है कि हमें कौन कौन सी आइटम माइनस करनी है, वो भी हमें आइटम्स देखनी है कि लेस कौन कौन से आइटम करने हैं। तो लेस के बारे में बात करूं तो लेस करेंगे हम सबसे पहले एबनॉर्मल गेन। हमें किसी टाइप का एबनॉर्मल गेन हो गया हो, सपोज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई एसेट्स हमने सोल्ड आउट करी है फिक्स एसेट्स और उसको सेल करने से हमारे को प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमारा माइनस होगा। सेकंड नंबर पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए या आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड हो जाए तो इस सिचुएशन में भी हम दोनों चीजों को माइनस करते हैं, दोनों में से जो भी सिचुएशन होगी उसको माइनस कर लिया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। थर्ड वन इज द नॉन रिक्यूरिंग इनकम्स। कोई ऐसी इनकम्स हो जो नॉन रिक्यूरिंग हो, जो रेगुलर नहीं होती हैं, तो इस टाइप की अनएक्सपेक्टेड इनकम्स जो हैं जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं है तो इस इनकम को भी हम लेस कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट ना करके, बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करके किसी अदर टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको लेस कर लिया जाता है। पार्टनर्स रेमुनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। अगर पार्टनर्स का रेमुनरेशन डिडक्टेड नहीं हुआ है तो वो भी इसमें डिडक्ट जरूर होगा, हर हालत में आपको ये डिडक्शन करनी है। और नेक्स्ट वन इज द एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसे एक्सपेंस जो फ्यूचर में हमें पे करने हैं और हमने अब तक पे नहीं करे हैं, सपोज अब तक हमारा कोई स्टॉक या कुछ भी इंश्योर्ड नहीं था, अब हमने उसे इंश्योर्ड करा लिया तो अब सिंपल सी बात है फ्यूचर में उसका प्रीमियम जाएगा ही जाएगा, तो हम उसको यहाँ पर लेस कर लेंगे। तो इस टाइप की एडजस्टमेंट करी जाती हैं और इनको करने के बाद नाउ आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट कैलकुलेट द प्रॉफिट इज कॉल्ड द एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
इन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है उसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, जो फ्यूचर में मेंटेन रहने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आता है फाइंड द सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब हमारा ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, इसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी मेथड हमें बताया गया है। देन हम नंबर ऑफ ईयर्स को डिटरमाइन करते हैं, ईयर परचेज को, और उसके बाद कैलकुलेट कर देते हैं गुडविल को, जो भी हमें जिस भी मेथड से कही जाए। तो मतलब बाकी मेथड्स तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना हो या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना हो, बाकी स्टेप्स तो वही हैं जो हमने पीछे वाले उसमें करे। सिर्फ आपको यहाँ स्पेशली क्या ध्यान रखना है, जो हमें एडजस्टमेंट दी गई है उन एडजस्टमेंट को करके हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके बिहाफ पर हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, दोनों कंसेप्ट में हम दो क्वेश्चन इसमें लेंगे ताकि वो कुछ एडजस्टमेंट भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी तो कंफ्यूजन होगा आपको। तो यहाँ पर हम दो टाइप की मतलब क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेस और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस, और दोनों ही पास्ट एडजस्टमेंट्स से रिलेटेड लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कंसेप्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट दी गई हो और उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन है दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट शोन इन द ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर दिस। देखिए, 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। 2016-17 में 1 लाख का है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, 2017-18 में 125 का है आफ्टर चार्जिंग का एबनॉर्मल लॉस, एंड 2018-19 में 1,12,500 का है एक्सक्लूडिंग 12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले हमें निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का। तो 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, फर्स्ट ईयर है 2016-17, पहले हम इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट था और इसमें हमें हो रहा है 12,500 का एबनॉर्मल गेन। अभी हमने पढ़ा था कि एबनॉर्मल गेन अगर हमें होता है, अगर आपने नोट करा हो तो आप अपने नोट्स में दोबारा चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि एबनॉर्मल गेन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो हमें 1 लाख में से 12,500 लेस कर देने हैं। ऐसे ही हमने इसके बाद पढ़ा कि जो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं वो हमें ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर बताया गया है 2017-18 1,25,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया गया था 25,000, तो हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे और ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। एंड थर्ड ईयर जो हमें बताया गया है 1,12,500, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है, मतलब वो एक्सपेंस अभी तक माइनस नहीं किया गया है, तो इसको भी माइनस कर लिया जाएगा। तो माइनस करने के बाद यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। तो इस टाइप से टेबल आ जाएगी आपकी। 1 लाख में से 12,500 माइनस करेंगे 87,500, 125 में 25 ऐड करेंगे 1,50,000, 1,12,500 में से 12,500 माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज़, और कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। इन्हें डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद तीनों प्रॉफिट को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट 1,12,500, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 years गिवन है, तो हमारे पास गुडविल आ गई 2,25,000। आई थिंक ये 2-3 एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इस टाइप की एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स और भी होती हैं जिसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में लेते हैं, ताकि मतलब जो मेन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एडजस्टमेंट्स हैं वो 6 to 7 एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। 3 एडजस्टमेंट मैंने यहाँ कवर कर दी हैं, 3-4 एडजस्टमेंट मैं अगले क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ, जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो एक बार दोबारा बैक करके इस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जब पास्ट एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years
प्रॉफिट्स ऑफ दीज 4 years वर दिस। तो ये लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स हमें गिवन हैं, इन 4 year के प्रॉफिट्स के बेस पे हमें आगे बढ़ना है। तो सपोज हमें पहली एडजस्टमेंट यहाँ गिवन है, यहाँ वेट्स गिवन हमें 2016 में 1 है, 17 में 2 है, 18 में 3 है एंड 19 में 4 है। साथ ही साथ बताया गया है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन on 31st March 2018 a major repair was undertaken for 12,000 which was charged to revenue. The sold sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। देखिए एक तो ये बताया गया है 31 मार्च में 2018 में मेजर रिपेयर करी गई है 12,000 की। मैंने आपको बताया था मेजर रिपेयर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट होगा तो ये हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होता है, जिसको चार्ज कहाँ कर लिया गया, रिवेन्यू में। रिवेन्यू में चार्ज किया गया तो इसको कैपिटलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 12,000 2018 वाले सिचुएशन में ऐड कर देने हैं 2018 के प्रॉफिट में। और द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। जब ये गुडविल के लिए कैपिटलाइज्ड होगा तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है आपको डेप्रिसिएशन की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब क्योंकि 2018 में 31 मार्च में हुआ था, 2018 के प्रॉफिट में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर ये मार्च से पहले हो जाता तो हम 2018 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और अब हम सिर्फ 2019 में इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और सेकेंड एडजस्टमेंट हमें दी गई है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 4,800। क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो रहा है 2017 के प्रॉफिट में से, ठीक है जी। इसके बाद ये कहा गया है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 9,600 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और मैनेजमेंट कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हमेशा लेस होता है। तो देखिए सबसे पहला काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, इसमें सबसे इजी एडजस्टमेंट लेते हैं, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट जिसमें हमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एडजस्टमेंट बहुत आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आपको क्लियर होंगी। मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है, इट मीन्स हर ईयर में मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज होगी। तो आपको सबसे पहला स्टेप लेते हैं, सबसे थर्ड एडजस्टमेंट, आपको क्या करना है, जो 4 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं उन 4 ईयर के प्रॉफिट में से एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट को हर एक ईयर में से लेस कर दीजिए। एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट को हर ईयर में से आपको लेस कर देना है। सबसे इजी, सबसे पहली एडजस्टमेंट हम यही करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में चलना है एडजस्टमेंट के, चॉइस आपकी है, पहले कोई सी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट ली और सीधा माइनस कर दिया हर साल के प्रॉफिट में से। सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई, एक एडजस्टमेंट साइड हो गई। अब बची हम पे 2 एडजस्टमेंट्स। 2 एडजस्टमेंट की बात करूँ तो एक बार दोबारा से एडजस्टमेंट को फोकस कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमें समझने में दिक्कत आएगी। इन्होंने क्या कहा है कि 12,000 की मेजर रिपेयर है 2018 के प्रॉफिट में, तो ध्यान से समझिएगा 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें आपको 12,000 ऐड करने हैं, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। इससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और जब ये एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। और क्योंकि 31 मार्च 2018 में है तो 18 के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे हम। 2019 में 12,000 का 10% 1,200 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और वो 2019 के प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। कैसे करना है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिएगा, एंड मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इनके बैलेंस आ गए। बैलेंस आने के बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया 12,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद फिर हमने इसकी कैलकुलेशन करी, और उसके बाद अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन 2019 में से माइनस किया है हमने 1,200 रुपीज़ का, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक किसी टाइप का डेप्रिसिएशन नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि अगर इन केस ये 31 मार्च 2018 से पहले होता, 1 अक्टूबर को होता, तो 2018 में 6 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और 2019 में 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो एज इट इज चार्ज करते पूरे ईयर के हिसाब से, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो 12,000 में जितना डेप्रिसिएशन आपका 2018 में लगता
उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती उस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड जो मतलब चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं उन सब का कॉम्बिनेशन उसी वीडियो में डालूंगा और बहुत जल्द वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर के, तो आप इसको 1 बाय 1 देखते चलिएगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई, मेरे ख्याल में ऐसी कोई डाउट नहीं होगा। सिंपली 12,000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड हो गया और उस पर डेप्रिसिएशन हमने नेक्स्ट ईयर में लेस कर लिया है। तो इसके बाद बात आती है लास्ट एडजस्टमेंट की, जिसमें क्या कह रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 31 मार्च 2017 में ओवर वैल्यूड हो रहा है। देखिए 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने का मतलब क्या है कि हमने 2017 में स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2017 के प्रॉफिट में से इसको लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2017 के प्रॉफिट में से इसको लेस कर लेंगे। और देखिए ये हमारा अकाउंटिंग रूल है कि जो इस बार क्लोजिंग है वो अगली बार ओपनिंग होगा। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। जब इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऑटोमेटिकली अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद ध्यान रखना है कि अगर किसी ईयर में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चाहे ओवर वैल्यूड हो, उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पे भी पड़ेगा। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर वो ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे अगर ये लेस हुआ है तो अगली बार ये ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में आकर के, और इसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे प्लस माइनस करके। ये आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है कि कैसे कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया है। देन हम इन एडजस्टेड प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमारे ईयर्स आ गए, प्रॉफिट्स आ गए, वेट्स आ गए, मल्टीप्लिकेशन करके वेटेड प्रॉफिट या प्रोडक्ट आ गया। देन प्रोडक्ट का हमने टोटल किया और फॉर्मूला लगा दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 43,960 एंड देन हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वैल्यू आ गई हमारे पास 1,31,880। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था जब पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट गिवन है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम अपने सुपर प्रॉफिट मेथड। हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूँ तो सिंपल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज, when a similar type of business earn profit at a certain percentage of a capital employed, it is called the normal profit, but a buyer's advantage lies in the axis of normal return on the capital employed. The axis of the actual average profit over the normal profit is known as super profit. देखिए यहाँ कहा गया है कि डिफरेंट टाइप की जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के एंटरप्राइजेज डिफरेंट टाइप के प्रॉफिट अर्न करते हैं सिंपल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल अमाउंट जितनी उन्होंने इन्वेस्ट करी है उसके बिहाफ पर वो डिफरेंट टाइप के जो मतलब वो है एंटरप्राइज मतलब बिजनेस हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर कोई भी बिजनेस सिमिलर टाइप के बिजनेस में मतलब सिमिलर टाइप के बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और एक सर्टेन प्रॉफिट जो मतलब एक पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो सर्टेन प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बात को कैसे समझेंगे, सपोज मैंने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे, आपने भी 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है जी, और भी कुछ लोगों ने 5 लाख रुपीज़ पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। हमने ये देखा कि एवरेजली सभी को लगभग 10% प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है ना। 5 लाख अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो एक अलग बात है कि किसी को 49 भी हो सकता है, किसी को 51 भी हो सकता है। अराउंड 10% हम मान के चल रहे हैं कि 50,000 का प्रॉफिट तो होना ही होना है। लेकिन ये जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया जो हर जगह होता ही होता है।
अब जो है इसी कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई एक बिजनेसमैन, या तो आप या कोई भी या मैं, कोई भी एक पर्सन 50 की जगह 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर ले। सबने इक्वल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करी थी, सबने इक्वल लेवल पे काम स्टार्ट किया था, और सबका जो लेवल था इन्वेस्टमेंट वगैरह सबके लेवल के हिसाब से जो प्रॉफिट आया था वो आया 50,000। कोई 48 पे रह गया तो कोई 52 हो गया, मतलब अराउंड सब इसी एवरेज पे थे। बट एक पर्सन जो सीधा 1 लाख पे चला जाता है, तो बेसिक डिफरेंस इज दैट जो एक्सिस प्रॉफिट उसने लिया है, जो एक्चुअल प्रॉफिट उसका आया है, और वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सिस जितना भी है 50,000 अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट मान रहे हैं, तो ऊपर के एक्स्ट्रा 50,000 का जो प्रॉफिट उसका हुआ है, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस, अब यहाँ बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड in the firm to carry on the business, it is calculated to determine the value of goodwill। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है यहाँ पर जो कैपिटल आपने बिजनेस को चलाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करी है, और इसी को कैलकुलेट करते वक्त मतलब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बताया गया है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सारी एसेट्स लेनी है आपको गुडविल को छोड़ के, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, और उसमें से माइनस कर देनी है आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपके पास आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके पास होगा। अगर आपको डायरेक्ट कैपिटल क्वेश्चन में दिए तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, नहीं तो अगर एसेट्स लायबिलिटी दिए तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। देन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो मीन नॉर्मली 10% जैसे हमने माना था, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कितने परसेंट से हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सुपर प्रॉफिट लेंगे जो एवरेज प्रॉफिट है, माइनस कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। तो अगर एवरेज प्रॉफिट भी अगर आपको कैलकुलेट करके नहीं दिया तो आपके क्वेश्चन में बताया जाएगा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालना है तो कितने ईयर्स का लेना है, उस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और गुडविल इक्वल्स टू होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन ही होता है जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। सिर्फ आपको अब तक वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेना था, यहाँ आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तब हमारी गुडविल कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन लिया हमने ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो इन्होंने बताया है सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, लास्ट 3 years के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के 2 years के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है, और जो प्रॉफिट है लास्ट 3 years के वो हमें गिवन है 50, 70 और 90,000। और यहाँ बताया गया है द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 10 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ 5 लाख रुपीज। 10 लाख की एसेट्स है, लायबिलिटी है 5 लाख की एज ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया गया है वो 10% बताया गया, और आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो इसके ब्याज पे हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, 3 years का प्रॉफिट का टोटल किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, 70,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने 10 लाख में से 5 लाख की लायबिलिटी माइनस करी, 5 लाख की हमारे पास कैपिटल आ गई। और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, 5 लाख का 10% बताया गया था, तो 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड बाय 100 कर दिया, 50,000 का प्रॉफिट आ गया। 50,000 का प्रॉफिट आने के बाद हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारे पास 50,000, लेस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 20,000। उसके बाद हमने गुडविल कैलकुलेट करी। गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होना था, तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 2 कर दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कैलकुलेट करके आ गया 40,000। तो हमारे पास गुडविल आ गई यहाँ पे 40,000। ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 टाइप के मेथड्स हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की मैं बात करूं
तो अंडर दिस मेथड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड net assets as on the date of valuation in the firm from the capitalized value of average profit on the basis of the normal rate of return। इस मेथड में क्या करना होता है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट करना है किसमें से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ब्याज पे आप एवरेज प्रॉफिट को लेकर के कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके बेस पे आपको जो वैल्यू आएगी उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देना है। कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम इकोनॉमिक वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म जो में कहा गया है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 लिया जाता है, अपॉन में लिया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी पूरी फर्म की। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल इक्वल्स हो जाएगी कैपिटलाइज्ड या इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फर्म। इन्होंने कहा है कि इस वैल्यू में से माइनस किसको करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो हम यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। क्वेश्चन हमारा सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सुपर प्रॉफिट मेथड का, वही सेम क्वेश्चन हमने यहाँ ले लिया है। सेम प्रोसेस में हमने उसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमने यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करी है, और कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल या सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना था, हमने निकाल दी इसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फर्म। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट लिया, इनटू में 100 करा, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से डिवाइड कर दिया, 7 लाख रुपीज हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। तो इसके आने के बाद गुडविल पे आ जाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगी 7 लाख माइनस 5 लाख, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 लाख रुपीज की। ठीक है जी, 2 लाख की वैल्यूज आने के बाद ये हमारे पास गुडविल हो गई, सिंपली कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूं तो कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट कहता है अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट at the normal rate of return. Thus, as a step, super profit is determined on the same basis as it is determined under the super profit method, which is capitalized at normal rate of return, determine the goodwill value of goodwill. देखिए इस वाले मेथड में क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ब्याज पे कैलकुलेट होगा। और फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है किसके बेस पे, जैसा कि हमने सेम कैलकुलेट किया था सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे, और उसके बाद आपको उसको कैपिटलाइज कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ब्याज पे, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है, गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन आपको इससे पहले सुपर प्रॉफिट जरूर निकालना है जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में से कैलकुलेट किया था। तो वही क्वेश्चन लेते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड वाला, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने सबसे पहले 50, 70 और 90 से हमारे पास 70,000 आ गया। कैपिटल कैलकुलेट करी, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और देन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 20,000। वही सेम क्वेश्चन हमारा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर हमें क्योंकि कैलकुलेट करनी है गुडविल, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया था, इससे मल्टीप्लाई करके 2 लाख रुपीज की आ जाएगी हमारे पास गुडविल। दैट मेथड इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपको अवेलेबल हो जाए। अगर आपको फिर भी कहीं समझने में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको डाउटफुल लगेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नई वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको एक और वीडियो दूं जो अगले चैप्टर पर बेस्ड हो। मतलब मैं चाह रहा हूं कि अब रोज रोज की छोटी वीडियोस ना दे करके एक बड़ी वीडियो दूं, ताकि आपके कंसेप्ट आपको सारे एक साथ समझने में दिक्कत